Welcome to all of you. Today we are going to start serving, which is an important subject for every competition. सबसे पहले बात करते हैं अपने फंडामेंटल ऑफ सर्विंग की। फंडामेंटल ऑफ सर्विंग में अपने ये जानना जरूरी है कि इसके बारे में अपने क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, तो फंडामेंटल ऑफ सर्विंग में एक तो इसकी डेफिनेशन हो गई और इससे संबंधित देखो जो आपकी अर्थ होती है, अर्थ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अपने जानेंगे इसमें क्या होता है। इसके अलावा इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी क्लासिफिकेशन है, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन है सर्वे का, वो इसमें अपने डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपन लोग इसमें ये देखेंगे कि जो स्केल होता है वो स्केल क्या होता है, क्योंकि किसी भी मैप को ड्रॉ करने के लिए स्केल की जरूरत पड़ती है। स्केल में श्रंक स्केल क्या होता है, या गलत स्केल का यूज कर रहे हो तो क्या होता है, स्केल का आरएफ है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या आरएफ होता ही क्या है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं जो स्केल से संबंधित अपने डिस्कस करेंगे। जैसे वर्नियर स्केल क्या होता है, वर्नियर में रिट्रोग्रेड क्या होता है, डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है। और इसी फंडामेंटल ऑफ सर्विंग के अंदर अपने एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जब अपने देखो सर्वे करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर्स आती हैं, तो एरर्स वो कौन कौन से टाइप की होती हैं, सिस्टमेटिक एरर्स क्या होती है, जैसे एक्सीडेंटल एरर्स क्या होती है। तो एरर्स के बारे में थोड़ा सा अपने डिस्कस करेंगे। तो ये अपने पहले चैप्टर के अंदर ये टॉपिक अपने डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन है इसकी, अर्थ की सरफेस पर जो विभिन्न बिंदु होते हैं, अर्थ की सरफेस पर जो विभिन्न बिंदु होते हैं उनकी एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है या कला है उसको अपने सर्विंग या सर्वेक्षण कहा जाता है। देखो जैसे मान लो अलवर है, जयपुर है, उनकी रिलेटिव पोजीशन का मतलब इन दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी कितनी है, उन दोनों के बीच में वर्टिकल दूरी कितनी है, उनके बीच में एलिवेशन का अंतर कितना है। तो दो जो विभिन्न बिंदु हैं या अर्थ की सरफेस पर अलग अलग जगह बिंदु हैं, उनकी अपेक्षिक स्थिति क्या है, एक दूसरे के सापेक्ष वो कहाँ पर स्थित हैं, ये ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है उसी को अपने बोलते हैं सर्वे। और सर्वे का देखो सबसे पहली बात तो सर्वे का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है। डेफिनेशन अपन लोगों ने देख ली, आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन, अपेक्षित स्थिति और वेरियस पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पर स्थित। देखो बिंदु अर्थ की सरफेस के नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं और बिल्कुल उसके सतह पर भी हो सकते हैं। अब सर्वे किया क्यों जाता है, देखो जो भी एरिया है जिसका अपने को सर्वे करना है उसका बेसिक आइडिया लेने के लिए जरूरी है उसका मैप तैयार करना, ताकि उसका पता चल जाए कि वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वहां पर क्या क्या है, किस तरह से है, ताकि उसकी आगे से वर्क उस पर संचालित किया जा सके, किसी प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से संचालित किया जा सके। तो कोई भी एरिया होता है जिसका सर्वे करना होता है उसी का प्लान या मैप तैयार करना ही सर्वे का मेन उद्देश्य होता है। प्लान क्या होता है, देखो प्लान और मैप में बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एरिया को, लेकिन इसका जो स्केल होता है लार्ज स्केल होता है प्लान का, और जो मैप होता है उसका स्केल होता है वो स्मॉल लिया जाता है, उसके साथ उसके अंदर कुछ एडिशनल डिटेल भी ली जाती है। अर्थ की जो सरफेस है उससे संबंधित या अर्थ से संबंधित 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनसे संबंधित जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन फैक्ट्स को अपने डायरेक्टली याद रखना है ताकि अपने कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें अपने को दिक्कत ना आए। तो वो 4 फैक्ट कौन कौन से हैं देखो जिनके जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है अर्थ है जो उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है ऑब्लेट स्फेरॉइड, मतलब अंडाकृति होता है, ठीक है। ऑब्लेट मतलब चपटा, चपटा अंडाकार जो शेप होता है वो होता है अर्थ का, ठीक है। इसलिए अपने शेप को बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्लेट स्फेरॉइड। तो ये आप लोगों को याद रखना है ऑब्लेट स्फेरॉइड। दूसरा अर्थ की बात करें, देखो अर्थ की जो सरफेस है वो थोड़ी इस तरह से है, अगर उसका देखा जाए अंडाकार है, ये मैंने भी आपको बताया था। इसका जो इक्वेटोरियल एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है इसका, ये इक्वेटोरियल एक्सिस कहलाता है और ये आपका पोलर एक्सिस कहलाता है। तो ये आपका पोलर एक्सिस है इसमें और ये आपका इक्वेटोरियल एक्सिस है। तो इनकी लंबाई में डिफरेंस होता है। अगर आप इक्वेटोरियल एक्सिस की बात करोगे तो इसकी जो लंबाई है वो 12,756.75 किलोमीटर होती है। 12,756.75 किलोमीटर लंबाई है इक्वेटोरियल एक्सिस की।
और पोलर एक्सिस की जो लंबाई है वो है 12,713.80 किलोमीटर। तो पोलर एक्सिस की लंबाई आप देख रहे हो, पोलर एक्सिस की लंबाई है इक्वेटोरियल एक्सिस की तुलना में थोड़ी कम है, और उनका जो डिफरेंस है वो कितना होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो होता है 42.95 किलोमीटर। दूसरा डेटा अपने को याद रखना, देखो 42.95 हो सकता है ये भी पूछ लें, देखो लेकिन इनकी पॉसिबिलिटी कम है, ये आप ध्यान रख लेना, इनकी लंबाई में डिफरेंस होता है 42.95 किलोमीटर। थर्ड जो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे वो क्या पूछा जाता है, अगर अर्थ की सरफेस लेता हूं, देखो मैं अर्थ की सरफेस मैंने ले ली कहीं पे भी, तो मैं एक बार डिलीट करता हूं। अर्थ की सरफेस ले ली, जैसे मान लो इस अर्थ की सरफेस पर मैंने एक चाप ले लिया इस तरह से, उस चाप की लंबाई ले ली 18.2 किलोमीटर। ठीक है, दो बिंदु हैं, इनके बीच की जो लंबाई है इसकी चाप की वो 18.2 किलोमीटर है, और मैं इनको डायरेक्टली मिला देता हूं तो ये इसकी जीवा हो जाएगी। तो देखो ये 18.2 किलोमीटर का जो लंबाई का जो चाप है और उसके संगत जो ये जीवा आ रही है, कोड आ रही है, जो इनकी लंबाई में अंतर पूछा जाता है कितना होता है। देखो डिफरेंस बिटवीन दी एन आर्क ऑफ 18.2 किलोमीटर लेंथ ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग कोड, उससे संगत जो जीवा उसकी लंबाई में कितना अंतर होता है, वो होता है देखो 0.0152 मीटर, और ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा या 15 mm आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, देखो ये डेटा जनरली अपने को बुक्स में नहीं मिलता है, आपको बुक्स में जो डेटा मिलता है अप्रोक्सीमेटली 10 mm या 1 सेंटीमीटर का मिलता है, तो इसलिए आप इसके लिए अप्रोक्सीमेटली याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो बुक्स है उनमें ये 10 mm ही दिया होता है, तो अपन लोग 10 mm इसको याद रखेंगे। तीसरा डेटा। चौथा क्वेश्चन अपने से जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि अर्थ की सरफेस पर, जैसे मैंने देखो अर्थ की सरफेस, जैसे मान लो आप एक फुटबॉल की कल्पना करो, फुटबॉल की कल्पना करो और फुटबॉल पर 3 बिंदु ले लो, जैसे एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, 3 बिंदु आपने ले लिए। जैसे बोर्ड पे बनाता हूँ, मान लो ये अर्थ की जो सरफेस है आपकी फुटबॉल है, अर्थ की सरफेस है, उस पर 3 बिंदु मिला लिए। अब अर्थ की सरफेस उसके सहारे चलते हुए अपने इन लाइनों को मिलाना। देखो ये लाइन आपकी कर्वड होगी, कर्वड क्यों होगी, क्योंकि अर्थ की सरफेस है वो कर्वड है। ठीक है, कर्वड होने के कारण, वक्रीय होने के कारण ये लाइनें आपकी कर्वड होंगी या वक्रीय लाइनें होंगी। अर्थ की सरफेस पर 3 बिंदु लेके सरफेस के लॉ मिला के देखो लाइनें आपको कर्वड ही मिलेंगी। तो ये 3 लाइनों से बना ये आपका स्फेरिकल ट्रायंगल कहलाता है, स्फेरिकल ट्रायंगल है ये। और स्फेरिकल ट्रायंगल देखो, इस पर मैं स्पर्श रेखा खींचता हूँ और इस पर स्पर्श रेखा खींचता हूँ, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची, ये स्पर्श रेखा खींची, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींची, यहाँ पे भी स्पर्श रेखा खींची। अब मैं देखो इन तीनों कोणों का योग लेता हूं, देखो वो योग होगा वो हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होगा, क्योंकि देखो अपन लोग बेसिकली बात करते हैं, अगर मैं इनको डायरेक्टली मिलाऊं, तो इनको मैं डायरेक्टली मिलाता हूं, ये मैंने मिला दिया डायरेक्टली, सीधा मिला दिया, मान लो चाप के द्वारा इनको डायरेक्टली मिला दिया, मिलाने से जो ट्रायंगल बन गया ये कहलाता है प्लेन ट्रायंगल। प्लेन ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग अपन लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, लेकिन जो स्फेरिकल ट्रायंगल होगा उसका तीनों कोणों का योग होगा जो वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा। कितनी अमाउंट के द्वारा वो वैल्यू ज्यादा है उसको स्फेरिकल एक्सिस कहा जाता है। और ध्यान रखना, जैसे जैसे ये सरफेस का एरिया है जो ये बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये अंतर भी बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब त्रिभुज के प्लेन ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग और स्फेरिकल ट्रायंगल के तीनों कोणों के योग का अंतर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे एरिया आपका ये बढ़ता जाएगा जो कि आपने सरफेस पर लिया गया। तो अगर ये देखो ये एरिया 195.5 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, ये एरिया अगर आपका ये वाला एरिया है ये 195.5 वर्ग किलोमीटर है, तो प्लेन ट्रायंगल के तीनों कोणों के योग और स्फेरिकल ट्रायंगल के तीनों कोणों के योग का अंतर होता है वो 1 सेकंड होता है। 1 डिग्री का 36वां हिस्सा मतलब 1 सेकंड होता है। तो क्वेश्चन को देखो 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो ये कि आपको एरिया दे दिया 195.5 वर्ग किलोमीटर और पूछ लिया कि अंतर कितना होगा, तो 1 सेकंड होगा। दूसरा जनरली जो पूछा जाता है वही पूछा जाता है कि अंतर 1 सेकंड होगा
यदि वो एरिया कितना है, वो एरिया 195.5 वर्ग किलोमीटर होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखो इसमें लास्ट में ये लिखा है डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एंगल्स ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पर जो गोलीय त्रिभुज है उसके कोणों, तीनों कोणों का योग तथा कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेन ट्रायंगल, उसके संगत जो प्लेन ट्रायंगल है उसके तीनों कोणों का योग का अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा कितना होगा, 1 सेकंड होगा। यदि एरिया कितना 195.5 वर्ग किलोमीटर एरिया आपका दे रखा है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में अपने फंडामेंटल ऑफ सर्विंग का जो सर्विंग की जो डेफिनेशन थी और अर्थ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनके बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में अपन लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे और कुछ विशेष टाइप के सर्वे हैं और प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, ये टॉपिक अपने कुछ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि इसको क्लासीफाई किस तरह से किया जाए। तो प्रारंभिक रूप से इसको जो क्लासीफाई किया जाता है, दो भागों में इसको क्लासीफाई या वर्गीकृत किया जाता है सर्वे को। एक तो होता है प्लेन सर्विंग, समतल सर्वेक्षण, और एक होता है ज्योमेट्रिक सर्वे, मतलब आपका भूपृष्ठीय सर्वेक्षण। देखो जब अर्थ की बात करते हैं, अर्थ अपन लोग जानते हैं कि इस तरह से एक अर्थ की बात करें, अर्थ इस तरह से एक गोला है मान लो। जब अपने सर्वे करते हैं, सर्वे मान लो अपने बहुत बड़े एरिया कर रहे हैं, मान लो जैसे बहुत छोटे से एरिया का सर्वे कर रहे हो, जैसे मान लो आपका एरिया यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ इतना, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है और चपटी है इस तरह से। तो अगर आप किसी छोटे से एरिया का सर्वे करोगे तो आपका जो ये चाप है और इसकी जो जीवा है, जीवा और चाप मतलब आप इन दो बिंदुओं को डायरेक्ट मिलाओ और दोनों बिंदुओं को सरफेस के अलोंग मिलाओ, तो ये जो चाप और जीवा होगी उनकी लंबाई में कोई खास फर्क नहीं होगा। कहने का मतलब जब किसी छोटे एरिया का सर्वे करते हैं तो आपका चाप और जीवा के अंदर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर अपने चाप को या अर्थ की सरफेस को जीवा मान लें, कोड मान लें, तो उसके अंदर कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अर्थ की सरफेस को फ्लैट मान के सर्वे किया जा सकता है। तो यही बात है कि अर्थ की जो सरफेस होती है, अर्थ की जो कर्वेचर होती है, वक्रता होती है, उसकी गोलाई होती है, उसको फ्लैट, समतल या सीधा मानकर जब अपने सर्वे कर देते हैं, किसी छोटे एरिया का जब सर्वे किया जाता है तो वो कहलाता है आपका प्लेन सर्वे। जनरली अपन लोग जो सर्वे करते हैं बेसिकली वो आपका ये प्लेन सर्विंग ही होता है। ज्योमेट्रिक सर्वे एक विशेष प्रकार का सर्वे है जो स्पेशली भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी किया जा सकता है। तो अपने बात करें नॉर्मली प्लेन सर्विंग, जैसे PWD डिपार्टमेंट है, छोटे मोटे ये एजेंसीज हैं, वो आपकी प्लेन सर्वे करते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर एरिया बहुत छोटा हो, एरिया बहुत छोटा हो तो अर्थ की वक्रता है, कर्वेचर है, उसको इग्नोर करके अर्थ की सरफेस को बिल्कुल समतल मानकर जो सर्वे किया जाता है वो कहलाता है आपका प्लेन सर्वे। और ज्योमेट्रिक सर्वे जब देखो एरिया बड़ा होता है, एरिया मान लो काफी बड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक है, तो आपका जो ये तो आपका चाप और ये आपके जीवा, मतलब आपका कोड और आर्क, इनकी लंबाई में परिवर्तन आएगा। अगर आप इस लंबाई को ये मानोगे तो आपकी कैलकुलेशन में गलती आएगी, तो अपने पास जो व्यू आएगा वो गलत आएगा। इसलिए अर्थ की सरफेस को अपने या कर्वेचर को इग्नोर नहीं कर सकते, अर्थ की कर्वेचर को अपने को ध्यान में रख के ही सर्वे करना पड़ेगा। तो जब अर्थ की सरफेस को समतल न मानकर बल्कि कर्वड मानकर, कर्वड है वो, कर्वड मानकर, वक्रीय मानकर ही जब सर्वे करते हैं या अर्थ की कर्वेचर को ध्यान में रखते हुए जब सर्वे किया जाता है वो कहलाता है आपका ज्योमेट्रिक सर्वे। तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन की बात करो तो इसकी डेफिनेशन के आधार पर सर्वे में कर्वेचर ही ऐसा फैक्टर है जो इनको दो भागों में डिवाइड करता है। इसमें आप कर्वेचर, अर्थ की जो कर्वेचर है, कर्वेचर उसको इग्नोर करते हो, इस ignored and considered as प्लेन, सो समतल माना जाता है और इसमें अर्थ की कर्वेचर को कंसिडर किया जाता है।
अर्थ की कर्वेचर को, अर्थ कर्वेचर इज कंसिडर्ड अर्थ की कर्वेचर को ध्यान में रख के सर्वे किया जाता है। दूसरा अगर देखो एरिया में बात कर रहा था, स्मॉल लार्ज, तो इसमें जनरली ऐसा कोई फिक्स रूल तो है नहीं देखो, लेकिन अपने को बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही हो। तो एक्यूरेट रिजल्ट के लिए जो चीज़ जैसी है उसको वैसा मानना पड़ेगा। मतलब अर्थ कर्वड है तो आपको कर्वड ही मानना पड़ेगा। अगर आप कर्वड को फ्लैट मानोगे तो गलती आएगी, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती जाएगी। तो जहाँ अपने को एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो अपने जेनेटिक करोगे, और एक्यूरेसी कम चाहिए तुलनात्मक रूप से तो आप प्लेन सर्वे कर सकते हो। और विशेष रूप से एरिया जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये फर्क बढ़ता जाता है जीवा और चाप की लंबाई में। तो लगभग 260 वर्ग किलोमीटर तक के एरिया के लिए 260 वर्ग किलोमीटर के एरिया तक के लिए तो अपन लोग जनरली प्लेन सर्वे करते हैं। देखो ये कोई एक ऐसा डेटा नहीं है कि 260 ही 259 में नहीं है, कई बार 250 भी दे देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मान लो ये डेटा नहीं दे रखा आपको, 260 का इसके बजाय 250 दे रखा है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये 260 वर्ग किलोमीटर होता है। अगर एरिया आपका 260 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है, एरिया अगर आपका 260 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है तो अपने जेनेटिक सर्वे है किया जाता है। देखो दो फर्क हो गए इसमें। तीसरा अगर अपने फर्क देखें तो सर्वे जो लाइंस होती हैं इसमें सीधी होती हैं। आप जो सर्वे लाइंस या सर्वेक्षण रेखाएं लेते हो, या जो त्रिभुज जिनसे बनते हैं, जैसे एक बिंदु और दो बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो सीधी होती है, इसमें स्ट्रेट होती है, क्योंकि आप लाइनों को सीधा मान लेते हो, फ्लैट मान लेते हो। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपकी जो सर्वे लाइन होती है वो कर्व्ड होती हैं, वक्रीय होती हैं। इसी प्रकार जो ट्रेंगल बनते हैं, ट्रेंगल बनेंगे, मान लो अर्थ के सरफेस पे 3 बिंदु ले लो, उन तीनों बिंदुओं को एक तो आप डायरेक्ट मिला दो, सीधी रेखा के द्वारा बना दो, तो प्लेन ट्रेंगल बनेगा। और उनको उनकी पृथ्वी की सरफेस के सहारे चल के फिर मिलाओ तो लाइनें आपकी कर्व्ड होंगी। तो जो आपका जो ये वाला सर्वेक्षण होगा, जो जेनेटिक सर्वे, उसमें आपके ट्रेंगल बनेंगे, वो स्फेरिकल होंगे। तो इसमें आपके स्फेरिकल ट्रेंगल आते हैं, स्फेरिकल ट्रेंगल होते हैं, सर्वे लाइन से बने हुए जो ट्रेंगल होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, और इसमें आपके प्लेन ट्रेंगल होते हैं। अब इसमें आपकी डिग्री ऑफ प्रिसीजन लो होती है और इसमें डिग्री ऑफ प्रिसीजन हाई होती है। डिग्री ऑफ प्रिसीजन लो हाई का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ प्रिसीजन का मतलब जिस परिशुद्धता से अपने काम करते हैं, भाई मैं जो काम कर रहा हूँ वो कितना सही कर रहा हूँ, उसमें कितनी सावधानी बरत रहा हूँ, वो आपका डिग्री ऑफ प्रिसीजन कहलाता है। मैं कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहा हूँ। तो इसमें जो काम किया जाता है, देखो ये बहुत ही अच्छी तरह से किया जाता है। मतलब इसमें आपकी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन से वर्क किया जाता है, मतलब बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं, ठीक है, और बिल्कुल काम भी बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है। इसमें आप तुलनात्मक रूप से डिग्री ऑफ प्रिसीजन है वो कम ले सकते हो। उसके बाद आपका जो छठा फैक्टर है, जो आपकी जो प्लम्ब लाइंस होती हैं, प्लम्ब लाइंस या वर्टिकल लाइंस होती हैं। प्लम्ब लाइन का मतलब होता है प्लम्ब बॉब के द्वारा प्रदर्शित दिशा। प्लम्ब बॉब को अपने लटका देते हैं, साहुल जो होता है, साहुल या प्लम्ब बॉब होता है, प्लम्ब बॉब को अगर अपने इस तरह से लटका देते हैं तो वर्टिकल लाइन को प्रदर्शित करेगा। मैं यहाँ लटका रहा हूँ, यहाँ लटका रहा हूँ, मान लो, देखो प्लम्ब लाइंस होंगी जो आपको जो प्लम्ब बॉब के द्वारा प्रदर्शित जो दिशा होती है इस तरह से, वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी या नहीं होंगी? देखो पहली बात तो प्लम्ब लाइन, अगर इसमें आप प्लेन सर्वे में बात करो, जो साहुल रेखाएं होती हैं, साहुल रेखाएं मतलब प्लम्ब बॉब को लटकाया, यहाँ लटकाया, यहाँ लटकाया, इधर लटकाया और कई जगह लटकाओ, तो प्लम्ब लाइन इसमें समांतर मानी जाती हैं, पैरेलल मानी जाती हैं जो प्लम्ब लाइंस होती हैं। 6 नंबर फर्क आपका ये है कि जो प्लम्ब लाइंस हैं वो पैरेलल मानी जाती हैं, और जो आपका प्लेन जेनेटिक सर्वे है, जेनेटिक सर्वे है उसमें ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। ये पृथ्वी है, अगर यहाँ पे कोई बंदा इस तरह से खड़ा है, मान लो यहाँ अगर वो लटकाएगा तो प्लम्ब बॉब
या प्लम्ब लाइन की दिशा ऐसी होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई बंदा खड़ा है मान लो, उसके लिए प्लम्ब लाइन ऐसी होगी। एक्चुअल में देखो प्लेन सर्वे में क्या होता है, बहुत छोटा सा एरिया होता है, तो प्लम्ब लाइन सारी अपने ऐसे पैरेलल मान सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल पास पास होने के कारण उनको पैरेलल माना जा सकता है। लेकिन अगर एरिया बड़ा है तो बड़े एरिया के लिए ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल नहीं होती, ये पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती हैं प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ गुरुत्व की दिशा में होती है, और जब एरिया छोटा होता है तो इनको पैरेलल मान लेते हैं, प्लेन सर्वे में जैसा होता है। साहुल के द्वारा प्रदर्शित लाइनें होती हैं जो प्लम्ब लाइन्स, वो कभी पैरेलल नहीं होती, स्ट्रिक्टली बात की जाए तो वो अपने मान लेते हैं प्लेन सर्वे के लिए पैरेलल, ठीक है। प्लेन सर्वे में प्लम्ब लाइन पैरेलल्स होती हैं और इसमें रेडियल होती है, रेडियल टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ त्रिज्यिक होती हैं। कौन से सर्वे में, जियोडेटिक सर्वे में। तो ये इसमें फर्क है प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। और इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन का जो बेस है वो आपका कर्वेचर होता है। अर्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो सर्वे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सम स्पेशल सर्वे, इसमें भी आपको देखो बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको कुछ वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं, मैं जिसके आधार पर अपने समझ। देखो टोपोग्राफिक सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे, दूसरा आपका कैडास्ट्रल सर्वे, तीसरा हाइड्रोग्राफिक सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, पांचवा इसमें आ जाएगा इंजीनियरिंग सर्वे, छठा जियोलॉजिकल सर्वे। देखो ये 6 सर्वे हैं जिनसे संबंधित जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी अपने को डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। 5-6 जो ये आपके सर्वे हैं इनके कुछ कोडिंग है या कोड वर्ड है जिनके आधार पर ही अपने को पता लग जाता है कि कौन सा सर्वे है। सबसे पहली बात तो बात करते हैं अपने टोपोग्राफिकल सर्वे। देखो जब किसी भी लैंड का सर्वे करते हैं, कोई भूभाग है, ठीक है, भूभाग का सर्वे करते हैं, और सर्वे करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है अपने को भी ये पता करना कि अर्थ की जो सरफेस फीचर्स हैं, जैसे कि ये पता करना कि कहाँ पर टाउन है, कहाँ पे विलेज है, कहाँ पे सड़क है, कहाँ से आपकी मान लो कोई रेलवे लाइन निकल रही है, कहाँ पे झरना है, कहाँ पे लेक है। इस तरह से जो ये सब क्या कहलाते हैं, हिल्स हैं, ये सारी सरफेस फीचर्स हैं। और सरफेस फीचर्स को पता करने के लिए या सरफेस फीचर्स का पता लगाने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए जो अपने सर्वे किया जाता है वो कहलाता है आपका टोपोग्राफिकल सर्वे। तो इसको देखो आपको कोडिंग वर्ड मिल जाएगी, टू डिटरमाइन सरफेस फीचर्स, टू डिटरमाइन सरफेस। आप यहाँ सरफेस फीचर्स वर्ड याद रखो, क्योंकि देखो ये सारी सरफेस फीचर्स है कि कहाँ पर रिवर है, ठीक है, कहाँ पे कोई आइसेंस है, कहाँ से सड़क निकल रही है, वो आपकी सरफेस है जो पृथ्वी की सतह उसके अभिलक्षण है या सतह के लक्षण है, या यूँ को कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या ये सारे जो हिल्स हैं, रोड्स हैं, ये कहाँ कहाँ हैं, ये पता लगाने के लिए जो सर्वे किया जाता है। उसकी टोपोग्राफी कैसी है, टोपोग्राफी का मतलब स्थल आकृति, स्थल की जो आकृति है वो कैसी है, ये पता लगाने के लिए जो सर्वे किया जाता है वो टोपोग्राफिकल सर्वे किया जाता है। सिंपली आप बोल सकते हो टू डिटरमाइन सरफेस फीचर्स। दूसरा, कोई भी एरिया होता है, जैसे एक ऑनर होता है, जब दूसरे ऑनर को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उसकी जो बाउंड्री लाइंस होती है वो अपने को पता होनी चाहिए। तो किसी भी एरिया की जो बाउंड्री लाइन होती है वो फिक्स करने के लिए, निर्धारित करने के लिए और फिर उसका एरिया ज्ञात करने के लिए जो सर्वे किया जाता है वो कहलाता है आपका कैडास्ट्रल सर्वे। इसको आप सिंपली देखो याद रखने के लिए, टू फिक्स बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइंस,
ये आप आसानी से इतना याद रख सकते हो, टू फिक्स बाउंड्री लाइंस। तो इसके आधार पर अपने याद रख सकते हैं। तो फिक्सिंग बाउंड्री लाइंस से का कोडिंग अगर आपको मिल जाए तो समझ लेना आपका आंसर क्या होगा, कैडास्ट्रल सर्वे। हाइड्रोग्राफिक का मतलब होता है जलीय। तो किसी लार्ज वाटर बॉडीज जैसे कि आपका रिवर है, मान लो रिवर का सर्वे किया जाता है। मान लो कोई भी लार्ज वाटर बॉडीज है, मान लो कोई बड़ा जलीय स्रोत है, उसका स्पेशल उसी का ही सर्वे किया जाता है। मतलब अपने को ये पता लगाना कि जी इसमें दिशा किधर है, वाटर सप्लाई सिस्टम अपने को पता जनरेट करना है, ये इस प्रकार के कई कारण हैं, ठीक है, जिसका पता करने के लिए अपने किसी जलीय स्रोत का सर्वे। ये देखो, ये तो कोई भूभाग था और ये आपका जल है, जल का सर्वे हो रहा है। देखो ये कोई भूभाग था, लैंड थी, ये आपका जल है। स्पेशल जल का सर्वे जो किया जाता है वो आपका लार्ज वाटर बॉडीज का जो सर्वे किया जाता है वो कहलाता है आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ये आपको इसमें कोडिंग मिल जाएगी। अब चलते हैं अपने एस्ट्रोनॉमिकल। आसमान में, ब्रह्मांड में आ गए। पहले देखो भूमि पे थे, फिर जल में, अब ब्रह्मांड में। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है खगोलीय। खगोलीय देखो, खगोलीय की बात करें तो आपके जो खगोलीय पिंड हैं, खगोलीय पिंड है जैसे कि सूर्य हो गया, सन, उनके ऑब्जर्वेशन लेके किसी भी बिंदु की मूल स्थिति या किसी भी लाइन की मूल स्थिति और दिशा। देखो मान लो कोई भी लाइन है पृथ्वी की सतह पर, उस पृथ्वी की सतह पर जो लाइन है उसकी मूल स्थिति क्या है, वो कहाँ पर है पृथ्वी की सतह पर, और उसकी दिशा कौन सी है, ये पता लगाने के लिए अपने क्या रेफरेंस लेते हैं, किसी खगोलीय पिंड का रेफरेंस लेते हैं, जैसे कि सूर्य। तो सूर्य जैसी किसी खगोलीय पिंड का सापेक्ष संदर्भ लेके या उसका ऑब्जर्वेशन लेके उसको ऑब्जर्व करके ये पता लगाना किसी लाइन की मूल स्थिति क्या है, ठीक है, लाइन की मूल स्थिति क्या है या उसकी दिशा क्या है। तो इस प्रकार का जो सर्वे किया जाता है वो कहलाता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। इसमें आपको कोडिंग मिल जाएगी, टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट लोकेशन, टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट, लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट एंड लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एनी सर्वे लाइन। कुल मिला के देखो आपको एब्सोल्यूट लोकेशन वर्ड याद रखना है यहाँ पर, एब्सोल्यूट लोकेशन एनी सर्वे लाइन, किसी सर्वे लाइन की मूल स्थिति व दिशा या किसी बिंदु की मूल स्थिति पता लगाने के लिए किसी हेवनली बॉडी, इसमें आपको सन जैसा वर्ड मिल जाएगा, सन, सूर्य का ऑब्जर्वेशन लेके किसी बिंदु या रेखा की मूल स्थिति या दिशा पता लगाने के लिए जो सर्वे किया जाता है वो कहलाता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो आपका ये एब्सोल्यूट लोकेशन वर्ड याद रख लेना, इसमें आपकी कोडिंग एब्सोल्यूट लोकेशन। इंजीनियरिंग सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे क्या होता है, देखो कोई भी प्रोजेक्ट है उसके डिज़ाइनिंग करने के लिए अपने को कुछ डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, उसकी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। तो किसी भी प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए जो सर्वे किया जाता है वो आपका कहलाता है इंजीनियरिंग सर्वे। तो इसमें आपको कोडिंग मिल जाएगी, डिज़ाइन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, डिज़ाइन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए या डेटा की इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो सर्वे किया जाता है वो कहलाता है इंजीनियरिंग सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे, जियो का मतलब भूमि होता है, अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोर, मेंटल और क्रस्ट पाए जाते हैं या फोल्ड आते हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो सर्वे किया जाता है वो आपको कहलाता है जियोलॉजिकल सर्वे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। सबसे देखो ब्रॉड सर्वे अपने आप में, ये तो देखो आपकी जो सर्वे करते हैं अपने जेनेटिक सर्वे, एक तरह से उसके पूरे भाग हैं। जेनेटिक सर्वे अपने में सबसे ब्रॉड है, सबसे ब्रॉड सर्वे है जो अपना जेनेटिक सर्वे है। और ये तो स्पेशल टाइप्स हैं कुछ सर्वे के, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग का, क्योंकि सर्वे करते हैं, सर्वे का एक मुख्य सिद्धांत होता है। मेनली इसके दो नियम हैं, दो रूल हैं, दो प्रिंसिपल्स हैं जो हमेशा सर्वे करते टाइम दो बातों का ध्यान रखा जाता है। इसमें पहला मुख्य सिद्धांत है इसका, वो है जो आपने बहुत सुना होगा, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, देखो इसका मतलब क्या है कि जब भी वर्क किया जाता है, जब भी सर्वे किया जाता है, तो पहले पूरे एरिया का सर्वे किया जाता है। जैसे मान लो, देखो अपन लोग सर्वे कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया एक देश है, देश से चलते 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 अपने गांव में या सिटी में आ जाते हैं, तो देखो बहुत छोटा होता जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जब सर्वे स्टार्ट किया तो तब सिटी से स्टार्ट किया था या किसी एक गांव से स्टार्ट किया था, बल्कि पहले क्या करता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने पूरे कंट्री का सर्वे किया। ठीक है, पूरी कंट्री पर मेन जगह कंट्रोलिंग पॉइंट स्थापित किए, उन कंट्रोलिंग पॉइंट के सापेक्ष फिर छोटे एरिया का सर्वे किया, उस छोटे एरिया के बाद फिर और छोटे एरिया का सर्वे किया गया। ठीक है, मतलब पहले पूरे एरिया का सर्वे किया जाता है, फिर उस एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर छोटे भाग का सर्वे किया जाता। ऐसा नहीं होता कि आप पहले छोटे से स्टार्ट करोगे और छोटे छोटे भाग में डिवाइड करते छोटे छोटे में करके फिर बड़े में जाओगे, बल्कि पहले पूरा कंसिडर करोगे। तो कहने का मतलब हमेशा सर्वे में वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का सिद्धांत अपनाया जाता है। मतलब मेन कंट्रोलिंग पॉइंट हैं वो हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन से स्थापित किए जाते हैं। मतलब पहले जो वर्क किया जाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, वो बहुत ही अच्छी तरह से वर्क किया जाता है। उसमें अच्छे इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं, वर्क करने के लिए अच्छी विधियां काम में ली जाती है, ताकि मेन कंट्रोलिंग पॉइंट स्थापित करने में कोई एरर ना रह जाए। और उन कंट्रोलिंग पॉइंट के सापेक्ष फिर छोटे पार्ट्स का सर्वे किया जाता है, माइनर कंट्रोलिंग पॉइंट स्थापित किए जा सकते हैं। जैसे देखो, मान लो ये कोई एरिया है, तो इस एरिया की जो बाउंड्री है, बाउंड्री पूरी बाउंड्री को कवर करेंगे और कुछ कंट्रोलिंग पॉइंट लेके और फिर सर्वे करेंगे अपने। जैसे मान लो इनको इस तरह से डिवाइड कर लिया छोटे पार्ट्स में। ऐसा नहीं होता देखो कि आपने पहले ये छोटे से पार्ट का सर्वे कर लिया, ये ले लिया, फिर इसका सर्वे कर लिया, फिर इसका, ऐसा नहीं होता। बल्कि पहले का पूरे एरिया सर्वे करोगे तो पूरे एरिया की बाउंड्री पर कंट्रोलिंग पॉइंट लेके और उसकी ट्रैवर्सिंग या ट्रायंगुलेशन वगैरह जो भी आप करते हो वो करोगे। तो इसमें होल टू पार्ट का सिद्धांत अपनाया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, इसका रीज़न होता है क्यों किया जाता है, टू प्रिवेंट अक्यूमुलेशन ऑफ एरर। अक्यूमुलेशन ऑफ एरर, ठीक है, मतलब एरर इन वन पार्ट डज नॉट अफेक्ट एरर इन वन पार्ट, या एनी पार्ट डज नॉट अफेक्ट अदर पार्ट, डज नॉट अफेक्ट अदर पार्ट। देखो होता क्या है, अगर आप पूरे का सर्वे करोगे और फिर छोटे पार्ट्स में सर्वे करोगे तो एरर्स होती है आपकी। किसी भाग में अगर एरर आ गई ना तो वो वहीं के वहीं लोकल बन के रह जाएगी, वो लोकलाइज हो जाएगी एरर। पूरे का लेके फिर छोटे भाग की तरफ जाते हो तो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपने सर्वे में गलती कर दी तो वो गलती वहीं के वहीं सीमित रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और मान लो अगर आपने पहले इसका सर्वे किया, इस भाग का, इसमें एरर E1 आ गई, इसके सापेक्ष इसका एरर की सर्वे किया तो एरर बढ़ जाएगी। E2 इसका किया, इसमें और बढ़ जाएगी, इसके सापेक्ष इसका किया, इसमें और बढ़ जाएगी, और इसमें एरर अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, एरर इकट्ठी होती जाती है। और उल्टा चलोगे, अगर आप होल टू पार्ट चलोगे तो आपकी एरर इकट्ठी नहीं होगी। तो आप कहते हैं कि टू प्रिवेंट अक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों के संचयन को रोकना, त्रुटियों के इकट्ठे होने को रोकना। तो यही पर्पज है किसका, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का सिद्धांत क्यों बनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, टू प्रिवेंट अक्यूमुलेशन ऑफ एरर। या यूँ कह सकते हो कि किसी एक भाग में आने वाली एरर है वो दूसरे भाग को प्रभावित नहीं करती है और त्रुटियों का संचयन है वो रुक जाता है, इसलिए वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का सिद्धांत है वो अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। दूसरा जो सिद्धांत है इसका, दूसरा जो सिद्धांत है वो है आपका लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट, लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एट लीस्ट 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस।
एट लीस्ट 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस। देखो इसका मतलब बनता है कि जैसे कोई भी नया बिंदु अपने को लेना है और उसकी स्थिति को प्रदर्शित करना है मैप पर, तो किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए देखो जब आप ज्ञात करोगे तो हमेशा किसी चीज़ का ज्ञात किया जाता है तो उसका कोई ना कोई रेफरेंस होता है। रेफरेंस मतलब आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि जैसे बिंदु ए है, बिंदु ए 40 मीटर ऊंचा है, ये कहना सही नहीं होगा। बिंदु ए है, बिंदु बी से 40 मीटर ऊंचा, ये कह सकते हो आप। तो किसी भी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए कुछ रेफरेंस चाहिए, तो वो रेफरेंस ये बता रहा है कि रेफरेंस बिंदु है, कम से कम 2 बिंदु जरूर रेफरेंस में लिए जाने चाहिए किसी भी नए बिंदु की मूल स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए। कहने का मतलब जैसे मान लो एक बिंदु दे रखा है ए और एक नया बिंदु है सी, इसकी स्थिति को अपने बताना, और मैं कह दूं कि सी बिंदु है, देखो इससे 40 किलोमीटर दूर है। इसको मैं अगर मैप पर प्रदर्शित करूंगा तो आपका पता नहीं चलेगा कि 40 मीटर किधर है, 40 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो आपको पता नहीं लगे। कम से कम 2 मेजरमेंट अपने को चाहिए। अगर मान लो 2 बिंदु अपने को दे रखे हैं ए और बी और एक नया बिंदु सी अपने को स्थापित करना है, तो 2 आप मेजरमेंट अगर ले लोगे, 2 मेजरमेंट अगर आप ले लोगे तो आप इस बिंदु को मैप पर प्रदर्शित कर सकते हो। अगर मान लो आप 2 मेजरमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, देखो ये लंबाई और ये लंबाई हो सकती है। जैसे ये 40 है, ये 50, आप कहोगे भी ए से तो 50 है और बी से 40 है, यहाँ से 50 का चाप लगाओ, इधर से 40 का लगाओ, जहाँ कट जाएगा बिंदु सी हो जाएगा। तो 2 मेजरमेंट है। या देखो आप ये 2 कोण माप सकते हो, 2 एंगल मापोगे तो भी आप इस बिंदु को प्राप्त कर सकते हो। या फिर ये लाइन माप ली और ये एंगल माप लिया, ठीक है, एक लाइन माप ली और ये एंगल माप लिया। या फिर आपने क्या किया, ये लंब डाल दिया यहाँ से और ये लंबाई माप ली और ये लंब डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से देखो आप ये बिंदु, ये मेजरमेंट आपने ले लिया, आप ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट, ये 2 मेजरमेंट अगर आप ले लोगे, ठीक है, तो आप इस बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित कर सकते हो। कुल मिला के किसी भी नए बिंदु को स्थापित करने के लिए कम से कम 2 संदर्भ बिंदुओं की जरूरत होती है। ये आपका सर्वे का दूसरा सिद्धांत होता है।